स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि इन्वायरमेंटल साइंसेज में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। और हम इस पे बात करेंगे आज कुछ बेसिक्स की। हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं क्या है क्या इन्वायरमेंटल साइंस। दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ रिएक्शंस, आप सब जानते हैं, इफेक्ट्स, उनके होने वाले असर, और फेट्स यानी उनसे जो रिजल्ट होते हैं। मान लीजिए आपके आसपास कोई पानी दूषित हो गया है, टॉक्सिक हो गया है, तो क्या वो आसपास के जानवरों को मार रहा है या स्किन एलर्जीज कर रहा है जिस पानी को हम यूज कर रहे हैं। तो ये सब आएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। एक बहुत ही रिलेटेड डिसिप्लिन है इसका, टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री। तो अभी जो मैं बात कर रहा था एग्जाम्पल की पानी के दूषित होने की, वो टॉक्सिन्स आपने ज़रूर सुना होगा कि सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज रनिंग करनी चाहिए, स्वेट से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, ये कुछ वही है। लेकिन ये टॉक्सिक थोड़े से ज़्यादा खतरनाक है, संवेदनशील है हमारी बॉडी इनके लिए। तो एडवर्स इफेक्ट करते हैं ये, एडवर्स इफेक्ट ही करते हैं। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये नकारात्मक असर करेगा किसी भी लिविंग क्रिएचर पर, वो चाहे छोटे मोटे जानवर हो चाहे जो हो। तो इसलिए इस केमिस्ट्री के पार्ट को या इन्वायरमेंटल साइंस के इस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ना जरूरी अपने आप बन जाता है। आप लोगों के सवालों के लिए मैं आपको बता दूं कि जो सवाल आने की ज़्यादातर गुंजाइश है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में और जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हैं वो है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? आपने रिएक्शन में देखा होगा कि अक्सर रिएक्शन में लिखा रहता है 2H2O, 2H2O। तो ये जो 2 है H2O के पहले, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब हुआ नंबर्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल के कितने नंबर हैं, एटम के कितने नंबर हैं, ये सब आता है स्टोइकियोमेट्री में। जिन्होंने 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ा बहुत बेस उनका अच्छा होगा। सेकंड है केमिकल पोटेंशियल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया। तो इस पार्ट को एनवायरमेंटल साइंस कि यूजीसी नेट में ज़्यादा रोल में नहीं देखा गया है। एसिड बेस रिएक्शन भी प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा आने के चांस में नहीं है। लेकिन सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोकार्बन, रेडियो न्यूक्लियाइड एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप ये ऊपर के 1 2 3 ना करें, नीचे के 4 कर लें तो भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सातों पार्ट को कर लेते हैं तो ये आपकी बैकबोन बनाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री से, एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री में। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये है बायोस्फीयर जहां पे हम सब रहते हैं। ये देखिए चिड़िया उड़ रही हैं, माउंटेन्स हैं, और ये जो नदी वाला पार्ट हो जाता है, समुद्र वाला, सी वाला, ओशियन वाला, ये आ जाता है हाइड्रोस्फीयर में। और अगर जमीन के नीचे की बात करें तो वो आ जाता है लिथोस्फेयर में। और आकाश यानी कि ऊपर हवा में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एटमॉस्फेयर। इसी पे हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डायग्राम है, इसमें एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स आपको मिलेंगी। नीचे से देखिए ये है अर्थ, और ये आप देखेंगे ट्रोपोस्फियर है, ये आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फियर, और इनके बीच में आप देखेंगे कॉमर्शियल एयर लाइंस। तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, द कॉमर्शियल एयर लाइंस फ्लू बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे शायद आपको अगर दिख रहा हो तो ये 30 किलोमीटर भी लिखा है, इनके बीच की दूरी या अर्थ से इनका डिस्टेंस भी यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट लेयर आती है मेसोस्फेयर, ये लिखा है 50 किलोमीटर्स। उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर, और ये 85 यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप देखेंगे थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के कहीं बीच में एक डॉटेड लाइन जा रही है। तो ये स्पेस शटल या सैटेलाइट्स आपको यहीं पर दिख रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जंप का जो रिकॉर्ड है, हाईएस्ट जंप का जो रिकॉर्ड है वो 41 पॉइंट कुछ करके है, तो ये भी यहाँ पे दिया है। और ओजोन लेयर हमारी कहाँ पर है, हम सबको पता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में हमें मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटियोर में। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, ये रहे सैटेलाइट, ये रहा ऑरोरा फॉर्मेशन या ऑरोरा बोरियलिस, इस पर हम कभी बात करेंगे। ये एक चीज है कारमान लाइन, इसको ध्यान में रखना है। कारमान लाइन अर्थ के एटमॉस्फेयर, मैंने क्या कहा, अर्थ का एटमॉस्फेयर और
आउटर स्पेस के बीच एक आर्टिफिशियल लाइन है। और ये जो कारमान जी हैं ये अमेरिका के एक फिजिसिस्ट थे, ये फिजिक्स पे काम करते थे, एस्ट्रोनॉमी यानी कि प्लैनेट्स और स्पेस से संबंधित चीजों पर, तो उनके नाम पर है ये कारमान लाइन। ये कारमान लाइन क्या करती है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को और आउटर स्पेस को डिस्टिंग्विश करती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इस डायग्राम को आप इत्मीनान से अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कंपोजिशन, ये हम सबको पता है लेकिन अक्सर हम मात खा जाते हैं, कहाँ पे हम इस पे बात करेंगे। तो मेजर ये सबको याद रहता है कि मेजर कंपोनेंट्स आर नाइट्रोजन विथ 78% एंड ऑक्सीजन विथ 20%। लेकिन सवाल अब यहाँ से आने लगे हैं, यहाँ से सवाल वो पूछते ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक 8th 9th के बच्चे को भी पता है। तो सवाल कहाँ से आते हैं, यहाँ से। जैसे कि माइनर में अगर आप देखें तो आर्गन कितना % है, CO2 0.036%। और स्पेसिफिक बात करूं मैं अगर, तो सवाल यहां से आ रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जेनॉन में कौन ज्यादा है कौन कम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप सजाइए या आप बताइए कौन कम है कौन ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से जो आपके लिए याद करने वाली बात है वो है ये, नियॉन, हीलियम आता है, फिर क्रिप्टन एंड फिर जेनॉन। आपको अगर समझना है ऐसा क्यों हुआ, तो ये है 10⁻³ ये छोटा है लेकिन थोड़ा सा छोटा है। ये 10⁻⁴ बहुत ज्यादा छोटा है, 10⁻⁴ ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन जेनॉन आ गया 10⁻�6, तो ये सबसे ज्यादा छोटा हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको क्या याद रखनी है, आपको पावर याद रखनी है, आपको पावर याद रखनी है, या आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, यानी आपको याद करना है NHKX। तो ये बात यहां पे समझ में आ गई होगी। ट्रोपोस्फेयर की बात करें, सबसे पहली लेयर, तो ट्रोपोस्फेयर लोवेस्ट लेयर है, हम यहाँ पर रहते हैं। और ट्रोपो का मतलब होता है टर्निंग और चेंजिंग। देखिए लगातार यहाँ पर कंडीशंस बदलती रहती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या टेम्परेचर हो, बदलता रहता है। थिनेस्ट लेयर है, और ये सवाल आने के 2 पॉइंट ध्यान में रखिए, 16 किलोमीटर थिक है इक्वेटर पर, जबकि पोल पर ये थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड यानी कि हाइट आपकी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ठंडा होगा। तो जो बादल हैं और जो वेदर की चीजें हैं वो कहां पर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर के लेयर में। अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पर, दूसरी लेयर है, 50 किलोमीटर ऊपर है धरती के लेवल से, और ओजोन लेयर यहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वार्म एंड कूल लेयर्स। तो यहाँ पे पतली पतली सी लेयर्स होती हैं, यहाँ पे एयर गर्म है, यहाँ पे एयर ठंडी है, फिर गर्म है, फिर ठंडी है। इसी को क्या कहा गया है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेयर्स। दूसरी बात यहाँ पे है, टेम्परेचर बढ़ता है ऑल्टीट्यूड के साथ। पिछले में हमने देखा था ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर घट रहा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री लेयर है ट्रोपोपॉज, और यहीं पर कॉमर्शियल एयरलाइन और यहाँ पर बैक्टीरिया भी पाए गए हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बैक्टीरिया अभी कुछ साल पहले ही यहाँ पर पाए गए हैं। अगली बात करते हैं मेसोस्फेयर की। मेसो का मतलब होता है बीच में, क्योंकि ये बीच में आ जाती है लेयर। इसके नीचे 2 हैं, ऊपर भी 2 या 3 लेयर्स हैं। तो ये 50 to 80 किलोमीटर्स के बीच में है। और ऑल्टीट्यूड यहाँ पर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, फिर से ये ठंडा पोर्शन आ गया। तो इस बात को आपको नोट करना है, सबसे पहली लेयर में हाइट बढ़ने पर, ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर गिर रहा था, ठंडा हो रहा था, कूल। फिर क्या हो रहा था, ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर गर्म हो रहा था, और फिर मेसोस्फीयर में अब क्या हो रहा है, फिर से ठंडा हो रहा है। ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगली बात करते हैं, इसकी भी अपनी एक लेयर है, मेसोपॉज। देखिए ये जो लेयर होती है ये क्या बताती है, ये बाउंड्री होती है इस लेयर की, ऐसे समझिए। तो मेसोपॉज क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर है, ध्यान रखिएगा। एटमॉस्फेयर का पॉइंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर है। और जो मीटियोर्स, उल्का पिंड धरती पर जब आते हैं, आपने कई बार देखा होगा, तो वो कहते नहीं कि धरती पर वो पहुंचते नहीं हैं, आधे तो पहले ही जल जाते हैं। तो वो मेसोस्फेयर में ही उनका जलने वाला काम होता है। और बहुत ही पतली एयर है ब्रीथ करने में, इसलिए यहाँ आने पर इंसानों को या इसके बाद से दिक्कत हो जाती है ब्रीदिंग में, अगर आपके पास आर्टिफिशियली कुछ नहीं है। थर्मोस्फेयर, थर्मल होता है हीट।
केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा शायद, थर्मल होता है हीट, यहाँ पर होता है फोटो आयनाइजेशन, फोटो डिसोसिएशन, किसके द्वारा? अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा। मतलब फोटो मतलब लाइट, आयन का मतलब जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाता है तो हम उसे आयन कहते हैं। इसी बनने की प्रक्रिया को आयनाइजेशन कहते हैं। और जब लाइट या किसी अल्ट्रावायलेट रे की मदद से ये हो तो उसे हम फोटो आयनाइजेशन या फोटो डिसोसिएशन कहते हैं। दूसरी बात है कि ये 80 किलोमीटर या कुछ लोग 90 किलोमीटर भी कहते हैं, लगभग वहां पे आता है। और एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो यहाँ पर भी फिर से गर्मी आ गई। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो यहीं पर कहीं ना कहीं इसके बीच में बिल्कुल स्थित है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मैं बारे में आपको बता दूं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत से देशों ने मिलकर बनाया है। और हम सब जानते हैं कि जब शुरू में हमें, जैसे मान लीजिए इंडिया को कल को एस्ट्रोनॉट भेजना पड़ेगा तो उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही भेजना पड़ेगा। रशिया ने अपना बना लिया है और चाइना भी अपना जल्द ही, भी बहुत ही जल्द अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना चुका है। और ध्यान रखिएगा एक्सयूवी और सोलर विंड आपको यहीं पर मिलेंगी। सोलर विंड आपको कहां पर मिलेगी? सोलर विंड आपको यहीं पर मिलेगी। अब आते हैं आयनोस्फेयर पर। तो आयनोस्फेयर में आयन शब्द है, आयन के बारे में अभी हमने समझा, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेके या देके प्लस या माइनस में बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आयन्स। तो आयनोस्फेयर की रेंज है 80 से 800 किलोमीटर, बहुत बड़ा ये लेयर बन जाता है, बहुत ही थिक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, अभी हमने बात की। और इसकी कुछ लेयर्स हैं, कभी कभी पूछ लेता है, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो ई है, डी है, ES है और F है। हमें इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम कभी इसके बारे में फर्दर बात कर सकते हैं। और आयनोस्फेयर सिर्फ धरती पे नहीं है, वीनस पर, मार्स पर, जुपिटर पर, सैटर्न पर भी देखा गया है। ऑरोरा बोरियलिस एक बिल्कुल चमकदार, जो हमें लाइट्स दिखती हैं खूब सारी, ये जो प्रोसेस होता है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है। और ये यहीं पर होता है, जब स्पेस से आए हुए चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं तो उनका इंटरेक्शन होता है और वो एनर्जी एमिट करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। वो कुछ रंग बिरंगी लाइट में हमें दिखता है। लास्ट आते हैं एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर, बिल्कुल आउटर। तो एक्सोस्फेयर हम समझ ही रहे हैं, बिल्कुल बाहरी एरिया है। एक्सो मीन्स आउटर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ज्यादातर हाइड्रोजन और CO2 ही है। कई बार ये भी पूछ लेता है एक्सोस्फेयर में आपको कौन सी गैस मिलेगी? एक्सोबेस, यहाँ पे एक लेयर है, लोअर बाउंड्री है, बिल्कुल नीचे ही मिल जाती है। स्पेस शटल्स एंड सैटेलाइट्स ऑल आर रिवॉल्विंग इन दिस लेयर। ये अगर आप देखेंगे तो ये है टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है। ये ग्राफ देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। स्ट्रेटोस्फेयर में गिर रहा है, ठंडा हुआ, सॉरी ट्रोपोस्फेयर है ये। ट्रोपोस्फेयर में आप देखेंगे गिरा, ठंडा हुआ। स्ट्रेटोस्फेयर यहां से शुरू हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर से गर्मी बढ़ने लग गई। ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर देखिए ऑल्टीट्यूड नीचे बढ़ रहा है 20, 40, 60। और टेम्परेचर आप देखेंगे तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। मेसोस्फेयर में फिर से ठंडा हुआ और थर्मोस्फेयर में फिर से गर्म हो गया। तो ये वेरिएशन पेपर में अक्सर पूछ रहा है और इसका आपको ध्यान रखना है। एक आउट ऑफ द बॉक्स हमने इंफॉर्मेशन आपके लिए बताई। अगर आपको एटमॉस्फेरिक साइंसेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, देन देयर इज अ PhD इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वहां पर PhD इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज कराई जाती है। मरीन एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज का एक डिपार्टमेंट है। सो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन चेक द वेबसाइट, और ज्यादा डिटेल वहां पे है। हमने उन्हीं की वेबसाइट से यह आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है। तो हम बात करेंगे 2013 के एक UGC नेट के क्वेश्चन की, क्योंकि एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं तो वही संबंधित एक सवाल है। इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर द मोमेंटम, हीट फ्लक्स एंड मॉइस्चर कंटेंट आर कंजर्व? आपके ऑप्शंस हैं सरफेस बाउंड्री लेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। आया हुआ सवाल है, इसका आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।